मेरा नाम है आरजे राज। आप देख 203rd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। धन्यवाद करता हूं पारिक ब्रदर्स जूलर्स का। पारिक ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात Women of the Year in association with Pehnama Boutique, Nagpur's most beautiful store when it comes to clothing for women and especially पार्टी के लिए, शादियों के लिए, संगीत के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, जनरल वेयर के लिए भी इतने अच्छे कपड़े महिलाओं को मुझे नहीं लगता नागपुर शहर में कहीं और मिलेंगे। पहनावा इज द नेम। धन्यवाद करता हूं मैं मैम्पी रियूजेबल डायपर्स फॉर चिल्ड्रन। ऑल्सो अ बिग थैंक यू to Hamper Ride by Nidhi Rathi, Antra Multi Services and Cuts, Nagpur's most exclusive seller। हमारी आज की मेहमान जो है एंड LIC बोले तो विनेसा हो जी। हमारी आज की जो मेहमान है वो एक ऐसी जगह से आती हैं जिस जगह के साथ मेरे बड़े बड़ी दिल के वो सपने हैं, जो उस छोटी सी जगह से मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली। मैं एक प्री मिलिट्री ट्रेनिंग करने के लिए गया था आफ्टर माई 10th स्टैंडर्ड। आई वेंट टू हनुमान व्यायाम परिषद मंडल विच इज HVPM। द नेम ऑफ द प्लेस इज अमरावती एंड इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट स्मॉल टाउन्स आई हैव सीन एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई बीन टू दिस प्लेस। अगर आप अमरावती नहीं गए हैं तो आपने जाना चाहिए। दूसरा ये कि ये अमरावती की शान रही है क्योंकि जब ये 10th में पढ़ रही थी तब इन्होंने ये मेरिट में आई थी। शी इज अ मेरिट स्टूडेंट and she has always made her parents proud with everything she has done, and so that after her marriage also she has made her husband smile and feel proud of her every day. Please welcome my guest today on Women of the Year, Dr. Rujuta Phuke ma'am। मैम नमस्कार। हेलो मैम, स्वागत है आपका राज की बात में। थैंक यू मैम, congratulations being Women of the Year। थैंक यू सो मच। So मैम, हम कहानी पहले जानना चाहते हैं रुजुता खरोड़कर की। मैम पहले वो कहानी सुनते हैं, फिर मैम डॉक्टर रुजुता की कहानी सुनते हैं जी। कहानी तो रुजुता खरोड़कर की ऐसी शुरू होती है, वो अमरावती से है जी, और अमरावती से ही मेरा स्कूलिंग हुआ है अप टू 12th स्टैंडर्ड जी। एंड पहले से ही एक मेरिट स्टूडेंट रही हूँ मैं, एक सीरियस काइंड ऑफ स्टूडियस स्टूडेंट जो रहता है। पहले तो 12th तक ऐसा था कि कुछ तो भी करना है जी, ठीक है। मेरी माय मॉम इज अ डॉक्टर, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, माय फादर इज अ रिटायर्ड हिस्ट्री प्रोफेसर। सो पहले से ही वो पढ़ाई का तो था ही घर पे सारा एटमॉस्फेयर। एट द सेम टाइम ऐसा था कि कुछ तो भी अचीव करना है तो लाइक हम उसके पीछे रहते हैं। 12th तक तो हम किसी बात का सोचते ही नहीं है जी। और मैं उस कैटेगरी में आती हूँ जिन्होंने पढ़ाई के सिवा और कुछ किया नहीं जी अप टू 12th स्टैंडर्ड। सो पढ़ाई ही की है, मन लगा के पढ़ाई की है, कुछ पाना था। मॉम वाज डॉक्टर, तो डॉक्टर बनना तो पहले से ही था जी, राइट। एंड एडमिशन मिली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नागपुर, और वहां से मेरा IGMC में एडमिशन मिली मुझे, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में, और वहां से मेरा नागपुर का जर्नी शुरू हुआ। पर मैम नागपुर तो आप पहले भी आती होंगी जब आपका एडमिशन नहीं हुआ था मेडिकल में। राइट। उसके पहले भी आती थी नागपुर। तो मैम तब के नागपुर में और अब के नागपुर में क्या फर्क देखती है? काफी कुछ फर्क है काफी चेंज हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी चेंज हो गया है, और डेवलपमेंट्स काफी हो गई है, काफी हुआ है। सो वो जो कुछ भी थी हैपनिंग प्लेसेस इन द नागपुर बहुत कम थी, 2-4 थी। अभी सारे रस्तों पे, सड़कों पे या सारी इसमें मिलती है। सो जो एक यंग क्राउड तक था, जो एक यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता था, एक अपना धर्मपेट या सदर, तो अभी ऐसे नहीं रहा है। अभी यू सी यंग क्राउड एंजॉयिंग एवरीवेयर। सो लाइक बहुत सारा चेंज हुआ है मैम। एक तरफ इतिहास है ना, इतिहास की कहानियां, और इतिहास की वो बातें जो एक रुचि क्रिएट करें, और दूसरी तरफ महिलाओं की तकलीफें, बच्चों का कंसीव होने वाली माएँ, उनकी तकलीफें, उनकी बातें, और एक तरफ डिलीवरी की खुशियां। मैम आपके पास तो ये चुनाव था, मैम आपने डॉक्टर क्यों चुना? मैंने मेरे मम्मी को देखा है, शी वॉज इन अ गवर्नमेंट सर्विस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद शी रिजाइन, शी टुक VRS एंड देन शी वेंट इनटू प्राइवेट प्रैक्टिस।
पर मैंने जो मेरी मम्मी को देखा है, मेरी मॉम को देखा है, वो इन द डॉक्टर के रोल में देखा है। एंड आई थिंक दैट हैज इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट। मतलब उसकी सिंसियरिटी, उसका डेडिकेशन टुवर्ड्स हर प्रोफेशन, ये जो मैंने बचपन से देखा है। अबव ऑल शी एक्चुअली वाज क्या बोलते हैं, शी हैज वर्कड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एंड आपको तो पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का वर्कलोड क्या रहता है। सो शी हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन मी। तो वहां से ये शायद एक बनते गया कि मुझे ऐसे ही बनना है, शायद मुझे डॉक्टर ही बनना है। और हिस्ट्री की बात कहेंगे तो डेफिनेटली हिस्ट्री हैज इन्फ्लुएंस्ड मेरा जो हिस्ट्री का जो ये है क्या बोलते हैं उसको, जो मुझे अच्छी लगती है हिस्ट्री, वो शायद मेरे वहीं से, मेरे फादर से ही आई हुई है। राइट। तो मैम ये जब माय हस्बैंड एंड आई, वी बोथ लाइक हिस्ट्री एंड टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री एंड टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। हम हिस्ट्री के काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज हमेशा देखते हैं टीवी पे, नेटफ्लिक्स पे। वी ट्रैवल अ लॉट, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हैं। सो वो हमारा इंटरेस्ट है ही। तो वो तो है ही, वो कहीं जाने वाला ही नहीं। मैम जब आप मेरिट में आई थी 10th में, तो मैम एक मेरिट स्टूडेंट जो होता है उसकी जिंदगी ही किताब होती है। किताबों के अलावा, ज्ञान के अलावा उसके पास और कुछ, उसकी और कहीं रुचि नहीं रहती। या उसका जो फोकस रहता है वो पूरा पढ़ाई रहता है। मैम आप भी बिल्कुल वैसी ही थी? थोड़ा बहुत वैसी थी, लेकिन कैसे है कि जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमको एनकरेज करते हैं, स्कूल से भी एनकरेजमेंट होता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, या तो फिर डिफरेंट दे ट्राई टू डेवलप their students as in the different aspects of they try to make their personality जिसमें काफी सारी चीजें रहती है, आनी चाहिए। ऐसे टीचर्स को लगता है, अपने पेरेंट्स को लगता है। तो लाइकवाइज हम भी उसी के लिए हम भी करते थे। मतलब मैं इसमें भी जाती थी, बट डिबेट रहा, राइट, कुछ ये रहा, कॉम्पिटिशन रही डिफरेंट, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करती थी। एक चीज है जो मुझे कभी जमी नहीं और मैं कर नहीं पाई, वो है स्पोर्ट्स। तो एक्चुअली ऐसा था कि आइदर ऑफ दिस चूज कर सकते थे तुम। उस जमाने में ऐसा नहीं था। अब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो नेचुरली मैं वो काइंड ऑफ स्टूडेंट थी कि जो स्पोर्ट्स के क्लासेस में भी, राइट, पीटी का क्लास रहता है, होमवर्क करती थी। तो मेरा ये रहता था कि होमवर्क फिनिश करो जितने जल्दी कर सके, ताकि घर जाके तुम एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकोगे। तो ये मेरा ये था, एटीट्यूड रहता था तब, ये मेरी आदत थी तब। तो मैं उस टाइप की स्टूडेंट थी। सो मैम जब मेडिकल में एडमिशन लिया, राइट, गोल तो बहुत क्लियर था कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। मैम गायनेकोलॉजिस्ट बनना है ये नहीं था, बट आई वांटेड सम सर्जिकल फील्ड। मुझे सर्जरी से ये है लगाव है, और मुझे सर्जरी अच्छी लगती है, मेरा पैशन है वो। एंड पहला प्रेफरेंस तो मेरा सर्जरी ही था। तो मैम जब पहली बार आपने जो अपनी सर्जरी करी थी, आपको याद है किसकी करी थी? नाम याद है? एक्चुअली एक इंटर्नशिप होती है एमबीबीएस के बाद जी। तो जो थेरोटिकल नॉलेज है उसका एक्चुअल एप्लीकेशन हम इंटर्नशिप में करते हैं जी, और अंडर सुपरविजन रहता है वो हमारे सीनियर्स के साथ। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग ही सर्जरी में थी, और मैंने वहां पे मन लगा के काम किया था जी। अनलाइक इंटर्न्स इतना काम करना नहीं पसंद करते हैं जी, पर मैंने बहुत मन लगा के काम किया था, क्योंकि सर्जरी मुझे वैसे ही अच्छी लगती है। तो वहां जैसे छोटे मोटे ऐसी एक्सीडेंट की केसेस आती थी कैजुअलिटी में जी, तो उनके स्टिचेस लगाना, ये सारी चीजें तो थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरा काम देख के बोलो या जो भी देखे, सीनियर्स भी थोड़ा ट्रस्ट करने लगे। और फिर अपेंडिसेक्टोमी या फिर छोटे लाइपोमा रिमूवल जैसे छोटी ये भी हम ऐसे करने लगे। पहले असिस्ट करते थे, फिर खुद होके करने लगे, तो मजा आता था। तो एंड दैट इज वन थिंग, मैं अभी भी मुझे वही चीज अच्छी लगती है। मैम ये जो एक माइंडसेट होता है, खून जब आप देखते हैं, आप किसी का जख्म देखते हैं, तो मैम एक माइंडसेट होना चाहिए उसको क्या कहते हैं, उसको हील करने के लिए या उसे साफ करने के लिए। मैम डॉक्टर की भाषा में इसको क्या कहते हैं? इसको जब कैजुअलिटी में पेशेंट आते हो तो आप क्या करते हैं? डिब्राइडमेंट कहते हैं। जी, वुंड को डिब्राइड करना होता है काफी सारा। अगर
ये है। तो मैम वो आप अपने आप को कैसे फोकस करती हैं, कैसे अपने आप को? जब हम डॉक्टर के रोल में जाते हैं तो हम ये सब चीजों पे नहीं ध्यान देते हैं। हमारे लिए वो पेशेंट रहता है, वो एक वुंड रहती है और उसके लिए क्या करना है यही हमारे सामने रहता है। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। मतलब वो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जादू की जप्पी और वो सब बताया, वो मायने नहीं रखता। नीड्स मेडिकल अटेंशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, हम उसी पे फोकस करते हैं। मैम जादू की झप्पी, नॉट एग्जैक्टली जादू की झप्पी, बट तुम्हारे 2-3 काइंड वर्ड्स, तुम्हारा काउंसलिंग एंड द वे यू हैंडल दैट पेशेंट जो ट्रॉमा में है, स्ट्रेस में है, पैनिक में है, उसके रिलेटिव्स, मॉब हैंडलिंग, ये जो सब रहता है, ये जो वहां का ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो कर सकता है शायद और कोई नहीं कर सकता। सो उसके 2 शब्द या फिर उसकी 2 काउंसलिंग वाली बातें इज इक्वल टू जादू की झप्पी, इज इक्वल टू जादू की झप्पी। मैम एक डॉक्टर्स को लेकर मैम, क्योंकि आप गवर्नमेंट सेटअप से जुड़ी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जुड़ी हैं मैम, जो हम फर्क देखते हैं, पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, इसमें जो हम फर्क देखते हैं मैम, आप इस फर्क को कैसे देखती हैं? सी, मैं गवर्नमेंट में काम करती हूँ और मैं काफी सारे पेशेंट्स को देखती हूँ। इफ यू थिंक ऑफ वर्कलोड, तो डेफिनेटली वर्कलोड बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और आने वाले सारे पेशेंट्स ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा से आते हैं। और काफी बार जैसे नागपुर में जो जीएमसी है, वहां तो वी गेट पेशेंट्स फ्रॉम ऑल सराउंडिंग एरियाज, अर्बन एज वेल एज रूरल, एंड नॉट ओनली दैट वी गेट पेशेंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग स्टेट्स एज वेल। तेलंगाना से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं। बिल्कुल। सो ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्ट पेशेंट्स एंड सीरियस पेशेंट्स आर रेफर्ड टू जीएमसी। जी मैम। So any government hospital, so हम उनको टर्शरी केयर देते हैं, राइट। प्राइवेट में यू गेट ऑल टाइप्स ऑफ पेशेंट्स, यू गेट पेशेंट्स who are normal also, मतलब who are not in a very serious condition also, right मैम। तो एक बड़ा रहता है कि वर्कलोड काफी सारा रहता है जीएमसी में। नाउ उस हिसाब से अगर इफ यू थिंक ऑफ द मैन पावर और द मटेरियल दैट वी हैव, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम ज्यादा होते रहता है, होता ही है, बिकॉज बीइंग अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बट मुझे ऐसा लगता है कि विथ वॉट एवर रिसोर्सेज वी हैव, वॉट एवर मैन पावर वी हैव, वी ट्राई टू डू द बेस्ट फॉर द पेशेंट एक्चुअली। सो प्राइवेट के बारे में मैंने वहां पे काम नहीं किया है उस सेटअप में, सो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज जो रहती है, तुम चाहे वो पेशेंट प्राइवेट में जाए चाहे पब्लिक में जाए, मेरा सिंसियर ओपिनियन है कि पेशेंट हैज द राइट टू गेट दैट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, वो तो मिलनी चाहिए। मैम आप विदेश भी गई हैं, हॉस्पिटल्स में आपने विजिट भी किया है मैम, यहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और बाहर के विदेशों के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या फर्क मैम आप महसूस करती हैं, जो आपने ऑब्जर्व किया और जो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए? राइट। सो वही मुझे कहना है कि एवरी पेशेंट हैज अ राइट टू गेट हेल्प और द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हेल्थ केयर में, राइट। तो अगर यही फैसिलिटीज अगर हम गवर्नमेंट में उनको अवेलेबल कर दें, तो नथिंग लाइक इट। तो मुझे ये डिफरेंस हमेशा लगता है कि जो बाकी कंट्रीज की जो हेल्थ सिस्टम है वो इट्स लाइक यू नो गवर्नमेंट का उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे भी इफ वही सब कुछ अगर हम एज अ विथ गवर्नमेंट असिस्टेंस अगर हम ये उनको अवेलेबल कर देते हैं, वो सारी फैसिलिटीज जो है वो अगर गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल होती है, तो पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। बट मैम जो हमारा पॉपुलेशन काउंट है मैम, वो भी तो बहुत मायने रखता है, सरकार के सामने कितना बड़ा चैलेंज होगा मैम। पर उसके पॉजिटिव भी है ना, दैट मैन पावर जो है वो तो वहीं से आएगी ना, राइट। द पॉपुलेशन वी कैन मेक यूज ऑफ दैट पॉपुलेशन टू आवर बेनिफिट, राइट। मैम अब आप एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, आप पढ़ाती भी हैं मैम, पहले के स्टूडेंट्स और आज के स्टूडेंट्स में क्या फर्क देखती हैं? जब आप स्टूडेंट थी तब क्या था और आज क्या है? राइट।
सिंस आपने अभी पूछ ही लिया है जी। और मुझे बहुत दिनों से ये बोलना है, हाँ, बताना था स्टूडेंट्स को, मैंने बताना था जी कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस जी। राइट। थोड़ा मुझे ये फर्क लगता है कि बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लगे हैं बिकॉज ऑफ आई डोंट नो एन नंबर ऑफ रीजंस। सोशल मीडिया है अभी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उनके सामने जी। और उनका खुद का भी माइंडसेट ऐसा हो गया है जी। कि यू नो थोड़ी मेहनत, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा अटेंशन, सब कुछ इसमें थोड़ा 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 कम होते जा रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा गैजेट्स है, तुम्हारे पास इतना सारा इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इतने सारे रिसोर्सेस है जी, तो तुम उसका यूज कर लो। इतना कुछ हमारे पास नहीं था तब जब हम पढ़ते थे, बिल्कुल इंटरनेट नहीं था, हमको बुक्स रेफर करनी पड़ती थी। इंटरनेट था लेकिन इट वॉज नॉट इजीली अवेलेबल, जैसे स्मार्टफोन जैसा एक क्लिक पे नहीं था। ट्रू राइट। हमने जो पढ़ाई की है वो बुक बेस्ड थी। अभी तुम्हारे पास सब कुछ वन क्लिक अवे इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो तुम उसका फायदा लो। तुम और भी अच्छे स्टूडेंट या अच्छा परफॉर्म कर सकते हो जी। राइट। तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो, मतलब ये जो डिस्ट्रैक्शंस है उसे थोड़ा कम करो, उसका पॉजिटिवली तुम फायदा करा लो। मैम ये पढ़ाई, ये इलाज, ये टीचिंग की जर्नी में मैम एक बहुत खास व्यक्ति विशेष आपसे मिले, परिमल सर जी। मैम ये जो कहानी थी ये कैसे शुरू हुई? जैसे मैंने बताया कि आई वॉज फर्स्ट इन अमरावती डिवीजन इन 10th एंड परिमल, डॉक्टर परिमल ही वॉज फर्स्ट इन नागपुर डिवीजन जी। राइट। तो हम वहीं पे मिले। उस जमाने में बड़े बड़े फोटोज आते थे पेपर में, बहुत ज्यादा फेलिसिटेशन होता था, बहुत ज्यादा मतलब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा वो एक बड़ी न्यूज होती थी। उस स्टार थे बच्चे, स्टार थे जी। तो मैं वहीं से जानती हूँ परिमल को। और he also went for this medical profession। हमारा कॉलेज अलग था लेकिन हमारी बैच की थी। he studied in GMC, I studied in IGMC, लेकिन मुलाकात होती रहती थी, मिलते रहते थे। एंड ऐसे नहीं था। Ours is a lovely arranged marriage, okay, kind of a arranged marriage, right। और पर पता था, दूसरे को जानते थे। ओके। सो मैम जब आप एक ऐसे फैमिली में आई जो एक बहुत रेप्यूटेड फैमिली है, इंद्रनील सर, सोनल मैम, आप, परिमल सर, यू आर वेरी सोशली कनेक्टेड ऑल्सो। मैम क्या क्या चीजें हैं जो डॉक्टर रुजुता फुके नहीं कर पाती और करना चाहती हैं? जब पीछे पलट कर देखती हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि ये करनी चाहिए, ये मैं नहीं कर पाई, जो अब करना है? बहुत सारा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं तो एक स्टूडेंट थी, पढ़ाई के सिवा मैंने कुछ और किया नहीं जी। बट मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट है, मेरी बहुत बड़ी बकेट लिस्ट है इनफैक्ट, ओके, जो मुझे करना है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि शायद मुझे टाइम मिले, कभी मिले इन फ्यूचर, तो मैं ये सब करूंगी। आई लव क्लासिकल डांसिंग, मुझे वो सीखना है, सीखने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, रह जाती है जी। राइट। आई लाइक पेंटिंग, तो मुझे वो करना है। आई लाइक टू रीड, पढ़ी हूँ मैं, बहुत कुछ पढ़ा है मैंने, पर मुझे अभी भी बहुत कुछ पढ़ना है, तो वो एक है। तो मैंने जैसे बताया ना कि बहुत सारी बकेट लिस्ट है मेरी जी। ये सब जो नहीं कर पाई वो सब मुझे करना है। मैम ये जो प्रोफेशन है एज एक गायनेकोलॉजिस्ट का या फिर एक मेडिकल प्रोफेशनल का, मैम इस प्रोफेशन को कितना एंजॉय करती हैं? बहुत ज्यादा। जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरा पैशन था और मैं एक्चुअली आई एम लिविंग माई ड्रीम, क्योंकि यही मुझे करना था एंड मैं कर रही हूँ। मैम एज बहू, एज अ डॉटर, एज अ मदर, एज अ वाइफ, मैम बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आप एक जिम्मेदारी और निभाती हैं बाहर जाके अपने काम को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर। मैम कैसे बैलेंस करती है? कर लेते हैं, जम जाता है। दैट इज द पॉइंट ऑफ आई थिंक बीइंग अ वुमन। जैसे ये मेरे लिए नहीं है, ये तो सारी औरतों के लिए है, ये जो करते हैं जी। स्विचिंग द रोल्स, एक तुम मॉर्निंग में एक रोल में होते हो, आफ्टरनून में एक रोल में होते हो, इवनिंग में कुछ और रोल में होते हो,
कभी बच्चे की पढ़ाई लेते हो, कभी अपना काम करते हो, है ना। सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट किरदार ये जो हम निभाते हैं जी, ये तो ब्यूटी है वुमन की, ऐसा मुझे लगता है। मैम आप बहुतों को इंस्पायर करती हैं, आपको कौन इंस्पायर करता है? काफी सारी लोग थे जिन्होंने मुझे अपने इससे इंस्पायर किया है। काफी सारे टीचर्स थे तुम्हारे बचपन में, या तुम्हारे मेडिकल प्रोफेशन में थे, तुम्हारे पेरेंट्स रहते हैं। हमेशा ही तुम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हो। मुझे तो मेरा तो ऐसा मानना है कि तुमको हर कोई इंसान, चाहे वो भला हो चाहे बुरा हो, तुमको कुछ ना कुछ तो जरूर सिखाता है। पर फिर भी अगर ऐसे किसी पर्सन का नाम लेना हो जिससे मैं इंस्पायर हूँ, वो मेरे हस्बैंड है। मेरा अगला सवाल यही था मैम कि आपने डॉक्टर परिमल फुके से क्या सीखा? बिकॉज बीइंग एन इंस्टीट्यूशन, हस्बैंड लर्न्स अ लॉट फ्रॉम द वाइफ, समटाइम्स वाइफ आल्सो लर्न्स फ्रॉम हस्बैंड। हमारे केस में उल्टा है। अच्छा, मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। जैसे कि डॉक्टर परिमल एक बहुत हार्ड वर्किंग, सिंसियर एंड बहुत इंटेलिजेंट इंसान है जी, राइट। स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस, ये उनका ये है कि he want excellence in life, in all aspects of life, right? So ये सारी चीजें, and he's a perfectionist जी, तो ये सारी चीजें मैं सीखी हूँ उनसे। ये सब मतलब इतना क्लोजली ये सब देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद मुझे भी लगता है कि आई शुड ऑल्सो इनकलकेट ऑल दोज क्वालिटीज। ये है। सो काफी सारा चेंजेस हुआ है। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक नजरिया था जी, एक लुकआउट था लाइफ की तरफ जी। He has changed that. He has put colors in that lookout. कि ऐसी भी रहता है, ऐसा भी रहता है, ये भी एस्पेक्ट रहता है लाइफ का, ये भी रहता है। सो यू हैव टू एंजॉय, यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल द एस्पेक्ट्स, एंड इसी से तुम्हारी पर्सनालिटी बनती है। मैम विदेशों में जाकर आप, क्योंकि आपने वहां पे भी एक वक्त बिताया है मैम, भारत में मैम लोग अपने हेल्थ को लेकर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वाकई में कमजोरियत की तरफ है, और आपको ऐसा लगता है कि अब भारत का वक्त आ गया कि वो जाग जाए? एक तो बोलूंगी मैं फिटनेस के बारे में, राइट। फिजिकल फिटनेस, मैं बहुत बड़ी फिटनेस एंथुजियास्ट हूँ, और मैं हमेशा ही बोलूंगी कि एक फिटनेस पे खुद पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं रहता कि अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई है, अभी मैं उसके तरफ देखूंगी या उसके तरफ जाऊंगी, ऐसे नहीं है। मतलब फिटनेस एक पार्ट है जो तुम्हारी लाइफ का एक एस्पेक्ट बना रहना चाहिए हमेशा के लिए जी, हमेशा के लिए। व्हाटएवर, मतलब कितना भी तुम बिजी क्यों ना हो, तुम्हारा एक फिटनेस रूटीन होना चाहिए, और जिसपे तुम्हें फोकस करना ही करना चाहिए जी। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड जो भी है, मतलब इंक्रीजिंग कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो होती है यंग एज में, इनको होते हैं, तो थोड़ा सा अपने डाइट पे भी ध्यान रखना चाहिए, राइट। एक्सरसाइज, डाइट एंड रेगुलर चेकअप करते लोग, डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, लिपिड्स के लिए, थायराइड के लिए। स्पेशली मैं औरतों को, विमेन को बताना चाहूंगी कि उनके लिए बहुत जरूरी है जी, एक्सरसाइज करना जरूरी है, बिकॉज वो मेनोपॉज के बाद उनके वैसे भी लॉट ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट आफ्टर मेनोपॉज। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो अपना रूटीन बना लेना चाहिए, एक्सरसाइज का, कैल्शियम इंटेक का, एंड रूटीन चेकअप का। कैंसर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर एक बड़ा ये रहता है, तो उसमें भी उन्होंने खुद का चेकअप करते रहना चाहिए, एनुअली करते रहना चाहिए। जैसे कि पैप स्मीयर हो गया, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो गई, मैमोग्राफी हो गई, तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ से रिलेटेड मैं बोलूंगी कि फिटनेस पे ध्यान दो, डाइट पे ध्यान दो, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। मैम मेरे आखिरी के 3 सवाल, एक ये कि मैम जितनी भी फीमेल डॉक्टर्स हैं उनका और साड़ियों का एक बहुत अच्छा रिश्ता है, वो द बेस्ट ऑफ साड़ीज की शॉपिंग करती है। मैम आप भी, डू यू ऑल्सो लुक आउट फॉर द बेस्ट ऑफ साड़ीज? बहुत सारा साड़ी ही मेरा फेवरेट ये है जी, क्या बोलते हैं इसको, एक जी जी जी। तो आप भी whenever you go for shopping, do you look for the best of sarees? Do you also take a lot of time? डॉक्टर परिमल फुके को आप भी बैग्स के साथ अपने साथ लेकर चलती हैं? मैं परिमल फुके की चॉइस से ही साड़ियां पहनती हूँ। एंड आई खुलासा जी, प्राउडली बोलती हूँ कि
ही हैज अमेजिंग चॉइस फैशन की जी। और मेरी कोई भी चॉइस साड़ी की चॉइस मुझे साड़ी वो बिना उनकी चॉइस के मैं नहीं पहनती। अच्छा, तो अप्रूव नहीं मिलता, अप्रूवल मिले तभी। राइट। So whenever I wear something, maybe just not only sarees, I take approval from him. मैम, बहुत कुछ किया आपने सिंस योर चाइल्डहुड, किताबें, ज्ञान, नॉलेज, ये जर्नी जहां पर God has been very kind and have blessed you with a lot of things. मैम, आगे क्या करना है? What's there in, I know there's a big bucket list, right. but then bucket list में ऐसी और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी एक्सेप्शन है? सी प्रोफेशन में, प्रोफेशनली अगर प्रोफेशन के लिए बोलते होंगे तो मुझे और उसमें एक्सेल होना है, ठीक है। मुझे उसमें और खुद में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स करनी है, बहुत कुछ अचीव करना है, मुझे ऐसा लगता है, राइट। और पर्सनल लाइफ में तो आई एम हैप्पी, जो है बहुत कुछ है, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ और ऐसे ही चलते रहना चाहिए। जस्ट ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, मुझे ऐसा लगता है। मैम, ये मेरा आखिरी सवाल, अगर एक जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर आपका नाम लिखा गया, डॉक्टर रुजुता खरोटकर और साथ में फुके, आपका पूरा नाम लिखा गया, उसके नीचे कौन सी लाइन, कौन सा पर्सपेक्टिव, कौन सा थॉट लिखा रहना चाहिए जो आपकी सोच को, आपके व्यक्तित्व को, आपकी धारणा जो आप रखती हैं उसको वो व्यक्त करें? एक्चुअली वो तो टाइम बताएगा कि क्या लिखा रहना चाहिए उस पे। मैंने आपको मौका मिले, ऐसा लगता है कि जस्ट ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मुझे अपने लिए लगता है कि आई शुड स्ट्राइव फॉर टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। और लेट अस वर्क टुगेदर टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो सबका साथ सबका विकास, राइट। मैम, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपकी ये थॉट कि इंसानियत बहुत ज्यादा जरूरी है और एक अच्छा इंसान होना वाकई में एक चैलेंज भी है, लेकिन इतना भी बड़ा चैलेंज नहीं कि आप उसे अर्जित नहीं कर पाओ। लेकिन आपकी ये कोशिश, आई एम श्योर आपका ये सपना साकार होगा। आपकी जो बकेट लिस्ट है वो आप बहुत जल्दी उसको खत्म करेंगे और फिर से भरेंगी। और आप जिस तरह का काम कर रही हैं, आप ऐसा ही काम करती रहें। और इतिहास से आप जुड़ी हुई हैं, लेकिन इतिहास आपको याद रखे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। अमूमन होता ये है कि हम पढ़ाई करते हैं, हम बचपन में जब होते हैं तब एक थॉट बनाते हैं, एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं, एक माता पिता की तरफ से एक रास्ता मिलता है और हम उस रास्ते पे चलते हैं। कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग दौड़ते हैं, कुछ लोग रेस समझ के दौड़ते हैं और कुछ लोग मैराथन समझ कर दौड़ते हैं। फर्क है एक रेस और मैराथन में। रेस जो है वो रुक जाती है, लेकिन मैराथन जो है वो बड़ी लंबी होती है। और जिंदगी मैराथन है, लोग इसे रेस समझते हैं। मैराथन जो समझकर दौड़ते हैं ना, उन्हें ये दौड़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि एक तो उनकी जो गति है वो बड़ी कंट्रोल में रहती है। उन्हें पता है कब तेज दौड़ना है, कब स्लो दौड़ना है, कब ऊंचाई है, कब ढलान है, उन्हें सब पता है। और ये वक्त उन्हें सिखा देता है, ये रास्ता उन्हें सिखा देता है, तो बड़े तैयार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने होता है वो ये होता है कि कब हम बहुत सारी कमर्शियल या मटीरियलिस्टिक चीजों को नजरअंदाज करके इंसानियत और एक्सप्रेशंस के बारे में सोचें। और हम नहीं सोच पाते, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में बस वही कोशिशों में लगे हुए हैं। एक आदमी सुबह उठता है, तैयार होता है, काम के लिए भागता है। कोविड के दौरान उसको जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चले। कई लोगों ने कोविड को बहुत पॉजिटिवली लिया, मानिए इस बात को। मैं बड़े दर्द के साथ ये बात कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया,
मेरी श्रद्धांजलि है उनके साथ, मेरी सहानुभूति है उनके साथ। लेकिन कोविड ने बहुत सारी चीजें हमें सिखाई भी हैं। भले ही हम भूलते जा रहे हैं, उसको एक अलग बात है, लेकिन वो जो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का वक्त था, उसने हमको बहुत कुछ सिखाया है। जिंदगी मैराथन है, हमें उसे इस तरह से देखना चाहिए। और ये सच है कि एक इंसान होना सौभाग्य की बात है। आप इस सौभाग्य के साथ किस तरह से अपने जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, ये मौका ईश्वर ने आपको आपके हाथ में दे दिया है। आपको अब जो करना है, पतंग दे दी है, अभी आने वाला है त्योहार पतंगों का, पतंग दे दी है उड़ाने के लिए। अब आप उसको कितना उड़ाते हैं और कितनी ढील देते हैं और उसको कितना एंजॉय करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पतंग सिर्फ इसीलिए नहीं उड़ाई जाती कि आप किसी की पतंग काटे, आप पतंग उड़ा सकते हैं एंजॉय करने के लिए भी। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो पापा की पूरी बातें सुनती है लेकिन रास्ता मम्मी का चुनती है, अगर आपके घर में एक बेटी है जो अपने दिमाग से, अपनी सोच से बहुत ज्यादा क्लियर है, अगर आपके घर में एक बेटी है जो अपने जीवन का लक्ष्य ये बनाती है कि उसे एक अच्छा इंसान बनना है, तो समझिए वो डॉक्टर रुजुता फुके बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।